सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकेंड। इससे पहले हम लोग क्लास 6, 7, 8 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों को वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। ये जो आज का एक्सरसाइज है वो बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके सेकेंड एक्सरसाइज। फर्स्ट में तो उतना नहीं, इसमें तो सिर्फ डाटा दिया हुआ है, इसे हम पढ़ना। तो आपने अगर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत आकार और स्थिति। इसमें आकार, भारत की स्थिति क्या है, कितने डिग्री अक्षांश पे स्थित है, कितने डिग्री देशांतर पे स्थित है, इसके बारे में। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट। जैसे कि मैप में देखते हैं क्या है, ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। और देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में स्थित है। ठीक, ये कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर के गुजरती है, 23.5 डिग्री से। और ये कितने डिग्री से, ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने, 8 राज्यों से। इसे आपका होमवर्क रह गया है, जो मैंने आपको बता दिया था क्या, कि उसकी जो राजधानी है, कैपिटल, किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा की नॉर्थ में स्थित है और किसकी साउथ में स्थित है। ये कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखना। ठीक, सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट था, जो कि 2004 में सुनामी में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था, डूब गया था। कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.4% है। स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर। 15,000 स्थलीय सीमा, 15,200 किलोमीटर। ठीक, और सागरीय तट कितना है, ये 7516.6 किलोमीटर, जो कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके कितना है, तटीय सागर, जो सागरीय तट रेखा कितना है, 7516.6 किलोमीटर। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखना। भारतीय भूमि की सीमाएं 7 देश से मिलती है और दो देश से क्या करती है, समुद्री सीमा मिलती है, साझा करती है। उसमें से कौन कौन सा है, पश्चिम में जैसे पाकिस्तान हो गया, पश्चिम में पाकिस्तान, ऊपर में अफगानिस्तान, फिर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, इसे स्थलीय सीमा साझा करती है। कितना हो गया, 7। और 2 देश कौन कौन से हैं, वो समुद्री सीमा साझा करती है। नीचे श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। ठीक, इसे याद रखना। देखो, पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी क्या है, पाक जल संधि और श्रीलंका के बीच में अलग करने वाली क्या है, जल संधि को क्या दोनों है, ये मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। ठीक, तो एक्सरसाइज जो फर्स्ट है वो हमारा समाप्त हो गया। इसमें सिर्फ डाटा था, वो डाटा ध्यान देना, याद को कुछ जो डाटा है वो याद रखना। ये सब जैसे लॉजिकल है कितना, ये क्षेत्रफल कितना है, टोटल विश्व का क्षेत्रफल कितना है, स्थलीय सीमा कितना है, और इसकी जो सागरीय तट रेखा कितना है। और देखो एक दो चीज़ और देख लेते हैं। नॉर्थ से साउथ, मतलब कि उत्तर से दक्षिण की इसकी जो सीमा कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम तक कितना है, 2933 किलोमीटर। ये भी ध्यान देना। एक्सरसाइज 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जानकारी, बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसे भारत की भौतिक स्वरूप, भौतिक स्वरूप में क्या है कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, इसकी स्थिति, प्रदीपीय पठार का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये पहले हम लोग भी पढ़ चुके थे क्या, ठीक है। जैसे मान लिया जाए अर्थ है, पृथ्वी, तो पृथ्वी है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इनर कोर। इसके बाद में क्या रहता है, आउटर कोर है। इसके बाद फिर इनर मेंटल होता है। उसके बाद फिर से देखते हैं, ये क्या है, ये पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया। ये पृथ्वी का ये क्या हो गया, इनर कोर हो गया। इसके बाद आउटर कोर है, उसके बाद फिर इनर मेंटल है, उसके बाद आउटर मेंटल, उसके बाद फिर ये क्या है, इसके ऊपर में परपट्टी रहता है, जिस पे हम लोग रहते हैं, हमारा निवास स्थान है क्या, परपट्टी पे। ठीक, तो ये क्या रहता है, पिघला हुआ अवस्था में रहता है। ये इनर कोर और आउटर कोर जो रहता है वो क्या रहता है, पिघला हुआ अवस्था में रहता है। और इसकी जो तापमान है क्या रहता है, बहुत उच्च रहता है यहाँ पे। और यहाँ से क्या लगाते रहता है, जो मैग्मा है वो क्या ऊपर संचलन करते रहता है। जब संचलन करते रहता है तो क्या, जो आउटर मेंटल और परपट्टी को क्या करता है, धक्का लगाते रहता है, यानी कि इस पर चोट लगाते रहता है। और यहाँ से फिर कुछ जो रिटर्न होते रहते हैं यहाँ से क्या, तो ये क्या, ये चक्र चलते रहता है। और जहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक मान लेते हैं, ये परपट्टी है, ऊपरी परपट्टी है,
ये क्या हो गया, इनर कोर यानी कि मैग्मा है, इनर कोर और आउटर कोर, ये क्या करते रहता है, ऊपर की ओर संचलन करते रहता है मैग्मा। अब जहाँ पे संचलन करते हैं, जहाँ पे जो परपटी है यानी कि चट्टानें कमजोर पड़ेगी तो क्या करेगी, तोड़ करके, जब तोड़ करके ऊपर आ जाएगी, जब तोड़ करके ऊपर आ जाएगी तो ये जो प्लेटें होगी क्या हो जाएगी, इधर की ओर, और ये प्लेटें इधर की ओर खिसकना स्टार्ट कर देगी। तो जब खिसकना स्टार्ट कर देगी तो क्या, इसे क्या बोलते हैं, अपसारी सीमा, अपसारी सीमा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अपसारी सीमा बोला जाता है। ठीक, ये समझ लिया होगा। और दूसरी चीज़ देखते हैं क्या है, जैसे क्या है, स्टार्टिंग में ये अर्थ था, ये क्या था, जो पूरे जो पृथ्वी ये धरातल था वो कितना था, एक ही जगह पे स्थित था, उसको क्या बोलते थे, पैंजिया, पैंजिया उसे बोला जाता था, उसे पैंजिया बोला जाता था। फिर बाद में क्या हो गया, ये दो भागों में टूट गया, यानी कि उसको क्या, एक हो गया अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। अब बीच में जो जो रह गया था उसे क्या, तेथिस सागर बोलते थे, तेथिस सागर बोला जाता था। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ से फिर ये टूट टूट करके फिर अलग अलग भागों में फिर संचलन किया और अलग अलग महादेश का निर्माण किया। आई होप ये समझ गया होगा। ठीक, अब देखो स्टार्ट करते हैं। वर्तमान भारतीय भूभाग विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान अपक्षय अपरदन निक्षेपण की प्रक्रियाओं का परिणाम है। ये क्या है, अपक्षय, ये हमेशा पृथ्वी पे ये सब निरंतर चलते रहता है, अपरदन निक्षेपण, अपक्षय, ये सब क्या निरंतर चलते रहता है। जैसे क्या अरावली, जो आज का अरावली है, वो पहले क्या था, कि बोला जाता है कि क्या हिमालय की जैसी उसकी चोटी होती थी, आज क्या हो गया, वो एक ध्वस्त हो गया, मतलब कि आज क्या हो गया, वो एक मलबा के रूप में, मतलब कि निक्षेपण के रूप में वो बच गया, यानी कि उसकी ऊंचाई क्या बहुत कम रह गया। तो क्या है, पृथ्वी पे ये सब जो क्रिया है ये सब निरंतर चलते रहती है। ठीक, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेटों की गति के आधार पर वर्तमान भौतिक स्वरूप में समझा जा सकता है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से वर्तमान भौतिक स्वरूप समझा जा सकता है। जैसे कि क्या, अभी हम लोग देखे थे कि क्या, ये पृथ्वी था, ये जब पहले पैंजिया था, उसके बाद फिर टूट करके दो भागों में बटा, इसको क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड, इसको क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, इसे गोंडवाना लैंड बोला जाता था। तो क्या हो गया, उसके बाद फिर ये फिर से अलग अलग, ये टूट टूट करके अलग अलग हुआ, ये हो गया अंगारा लैंड से बना क्या, उत्तरी अमेरिका बना और यूरोप बना। गोंडवाना लैंड से बना क्या क्या, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक, देखो देखते हैं कि क्या, और दूसरी चीज़ क्या है, देखो देखते हैं कि मान लीजिए दो प्लेटें हैं और दोनों एक दूसरे के नज़दीक जब आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा। और जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एक कॉन्टिनेंट होगा और एक जब ओशियन होगा, तो ओशियन प्लेट जो होता है क्या होता है, भारी होता है। तो ओशियन प्लेट क्या होगा, नीचे मर्ज होकर के नीचे चला जाएगा, तो नीचे चला जाएगा तब क्या होगा, यहाँ पे क्या चीज़ का निर्माण होगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। जैसे कि यहाँ पे अभिसारी सीमा, इसे आप समझने का कोशिश करना, ये क्या है, ये अभिसारी प्लेटें जो है एक दूसरे से करीब आ रही है, एक दूसरे के करीब आ रही है। तो एक मान लीजिए पहला, इसमें दो चीज़ हो सकती है, एक कॉन्टिनेंट हो सकता है, एक ओशियन हो सकता है, ओशियन प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट। तो ओशियन प्लेट जो होता है वो भारी होता है, वो क्या हो जाएगा, मर्ज होकर के नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो वहाँ पे क्या चीज़ का निर्माण होगा, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होगा। ठीक, ठीक, जैसे कि हमारा हिमालय है। दूसरी बात क्या है कि दोनों कॉन्टिनेंट होगा, जब कॉन्टिनेंट होगा तब यहाँ पे क्या होगा, बलित पर्वत का निर्माण होगा। ठीक, और ये हो गया पहला। दूसरा में क्या होगा, प्लेट जो होगा एक दूसरे से दूर जाएगा, जब एक दूसरे से दूर जाएगा तब क्या, मेंटल प्लूम जो होगा क्या होगा, पृथ्वी के यानी कि धरातल पे आ जाएगा। तो धरातल पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महासागरीय कटक का निर्माण होगा। यानी कि ये जो हम लोग देख सकते हैं मध्य अंटार्कटिक में हम लोग देख सकते हैं, मध्य अंटार्कटिक में क्या बीच में कटक का निर्माण हो रहा है। अभी वहाँ की प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर जा रही है, तो वहाँ पे मध्य कटक का निर्माण हो रहा है। ठीक, तीसरा क्या हो सकता है, रूपांतरण प्लेट, मतलब कि बिना टकराए हुए प्लेट, मतलब दो प्लेटें मान लिया जाए क्या, एक ऊपर नीचे, ये बिना टकराए हुए, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, बिना टकराए हुए क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, कोई मतलब कि कुछ भी नहीं होगा, या फिर ऊपर नीचे खींचेगा और बिना टकराए हुए, तो वहाँ पे क्या होगा, कोई चीज़ का मतलब कोई चीज़ का कुछ भी का कोई चीज़ का निर्माण नहीं होगा। ठीक, आई होप इसे समझ गया होगा। ठीक, प्राचीनतम भूभाग पैंजिया की गति के कारण मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित हुआ है। जब हम लोग अभी देखे थे क्या, ये उत्तरी भाग क्या अंगारा लैंड बोला जाता है, दक्षिणी भाग को क्या, गोंडवाना भूमि। उत्तरी भाग से क्या, उत्तरी अमेरिका और यूरोप बना, और दक्षिणी भाग से यानी कि गोंडवाना भूमि से दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखो एक चीज़ और समझने का कोशिश करते हैं, भारत का निर्माण कैसे बने, क्या हुआ,
मान लीजिए अफ्रीका हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रहेगा, अफ्रीका हुआ, ठीक। यहाँ पे क्या है, इंडियन था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट था। तो इंडियन प्लेट ये सब तीनों आपस में जुड़े हुए थे। वो फिर क्या हुआ, इंडियन प्लेट खिसक करके क्या हुआ, आगे बढ़ने लगा, और अफ्रीका ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट खिसक करके यहाँ ये भी पूरब की तरफ खिसकने लगा, और जाकर के कहाँ, अभी जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जाकर के अवस्थित हो गया। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है किससे अलग हुआ, ये अफ्रीका से अलग हुआ है, ठीक। उसके बाद फिर एक यहाँ पे देख लेते हैं कहानी की तरह, प्रायद्वीपीय भारत। देखो एक चीज़ और देखो यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। अगर जो पूछा जाएगा कि भारत मतलब कि भारत की जो भूमि है, जो स्थलाकृति है, उसमें सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रायद्वीपीय पठार होगा। उसके बाद क्या होगा, हिमालय होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, ठीक। इसे हम कैसे समझने का कोशिश करते हैं, तब क्या जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार है, किससे अलग हुआ, अफ्रीका से अलग होकर के कहाँ आकर के स्थित हुआ, यहाँ कहाँ आकर के दक्षिण में। उसके बाद फिर वहाँ पे क्या था, तेथीस सागर था, और तेथीस सागर था तो वो आकर के टकराया पहले किस में, ओशियन प्लेट में टकराया। अब ओशियन प्लेट में टकराया तो क्या हुआ, ये ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ। जब ग्रेट हिमालय का निर्माण हुआ तो बीच में क्या था, खाली था। तो यहाँ से मतलब प्रायद्वीपीय पठार से और हिमालय से जो नदियाँ आती थी और वो कहाँ गिरती थी, ये बीच में जो खाली था, मतलब कि जो गड्ढा था उसमें, और उसमें आकर के गाद ला करके जमा हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, वो गाद से वो भर गया, और उसी से क्या हुआ, उत्तरी भारत का या फिर उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, ठीक। देखो समझते हैं, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। प्लेट की गति के कारण भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की दिशा में संचलन करते हुए उथले व अवसादी तेथीस पर दबाव डालती है, जिसके कारण आरंभिक हिमालय का निर्माण हुआ, जो हम लोग अभी ऊपर समझे। बाद में भारतीय प्लेट यूरेशियन स्थलीय से टकराती है, जिसके कारण नवीन बलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, ठीक, अभी भी जारी है। इसीलिए क्या, हिमालय की जो ऊंचाई है उसमें बढ़ोतरी हो रहा है, वर्तमान में भी जारी है, जिसका संबंध हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि व भूकंपीय घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है। अभी हमने देखा था, वही हम यहाँ पे बताने की कोशिश की है। और ये सब जो हम लोग नोट किए हैं, क्या एनसीईआरटी में सारा चीज़ दिया हुआ है। एनसीईआरटी आप लोग दो तीन बार क्या, मैं तो अगर जो बोलूँगा कि आप न्यू स्टूडेंट हो तो आप 5 से 7 बार इसे पढ़ने का कोशिश करो, ठीक। तेथी सागर हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी किनारे के नीचे धंसने से बड़ी द्रोणी घाटी का निर्माण हुआ, जो हम लोग देखे थे कि क्या तेथी सागर जैसे हिमालय ऊपर में क्या हिमालय का निर्माण हुआ, और यहाँ पे बीच में क्या चीज़ का, द्रोणी का निर्माण हुआ था, ठीक, जो आगे जाकर हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा अवसादों से निक्षेपण से भर गया, और इन्हीं जलोढ़ निक्षेपों के कारण वर्तमान उत्तर भारत में विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जो कि हम लोग समझे थे। क्या इसको एक तरह से और समझने का कोशिश करते हैं कि क्या, ये मान लीजिए हिमालय है, बृहद हिमालय है, यानी कि ग्रेट हिमालय है, इसे अच्छे से बनाते हैं। ग्रेट हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय, ठीक। और ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार है तो ये क्या था, खाली स्थान था, यानी कि इसी को क्या बोला गया, द्रोणी बोला गया, द्रोणी या घाटी बोला गया, ठीक। और यहाँ से जितनी भी नदियाँ आ रही थी, क्या गिर रही थी, ये द्रोणी में या घाटी में गिर रही थी, और इधर से भी नदियाँ आ रही थी, ये घाटी में गिर रही थी। अब घाटी में गिर रही थी तो जितने भी अवसाद जो ला रहे थे, क्या हो रहा था, इसमें जमा हो रहा था, और जमा धीरे धीरे जमने के बाद फिर क्या हो गया, ये भर गया, और जब भर गया तब किसका निर्माण हुआ, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ, ठीक। इसी को यहाँ पे बताया गया, समझाया गया। इसे आप पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके आप देख लेना, या NCERT में इसका पूरा दिया हुआ है, उसे आप सही से 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, जो कि आग्नेय व रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों व चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। भूगर्भीय जो अभी प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह पर प्राचीनतम काल से सबसे, अभी हमने बताया था क्या क्या, जो भारत की स्थिति है उसी सबसे पुरानी भूमि कौन सी है, तो कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है। वो क्या, आग्नेय और रूपांतरित शैल से बना हुआ है। भारत का मुख्य भौगोलिक वितरण देख लेते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। पहला तो क्या है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरी उत्तरी मैदान, ठीक, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, और तटीय मैदान और द्वीप समूह।
इतने भागों में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। पहला देखते हैं हिमालय पर्वत। देखो हम लोग डायग्राम अच्छे से देखो बनाए हैं और बनाने की कोशिश किए हैं, मतलब कि अच्छा खासा बन गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट जो भी लोकेशन है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है या फिर पास जो दर्रा है या फिर जो हिमालय है उसको इसमें दर्शाए हैं। इसे आप डाउनलोड करके देख लेना। और जो आपके पास एटलस है या फिर जो भी आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, मतलब कि एनसीईआरटी का बुक उसमें मैप है, उसको आप देख करके इसे याद करने का कोशिश करना। याद करना है, ये होमवर्क रह गया। ये होमवर्क रह गया कि कितना जितने भी पासेज है कि किन दो शहरों को जोड़ती है, जैसे जो जिला दर्रा किन दो शहरों को जोड़ती है, बारालाचा दर्रा किसके किसके बीच में है, ठीक है, अगली पास की किसके किसके बीच में, ये सब याद करने का कोशिश करते हैं को करना। ठीक, जैसे क्या है ऊपर में क्या है, पामीर का पठार है। पामीर का पठार वहीं से निकलता है क्या, हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत किसके किसके बीच में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाता है हिंदुकुश पर्वत। फिर कुनलुन कुनलुन श्रेणी है, ये क्या है, चीन में है। ठीक, अगली पास जो है, अगली पास है क्या, चीन और लद्दाख को जोड़ती है। काराकोरम सबसे ऊपरी जो पर्वत है उसके काराकोरम बोलते हैं। उसी का क्या केटू है, उसी पे केटू है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू है। वो अभी कहाँ है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर में। उसके बाद फिर लद्दाख है, जास्कर श्रेणी है। उसके बाद फिर आता है महान हिमालय। महान हिमालय में क्या है, माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर जो बोला जाएगा अभी भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाएगा तब क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। और भारत में सबसे ऊंची चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी बोला जाएगा तब कौन सा हो जाएगा, केटू हो जाएगा। और भारत में तो क्या, अभी भारत में कौन सा है, कंचनजंगा। ठीक, देखो एक नामचा बरबा जो है क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामचा बरबा किस लिए फेमस है, क्योंकि नामचा बरबा के पास ही जो ब्रह्मपुत्र नदी आता है और यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री मर्ज होकर के फिर भारत में प्रवेश करता है। इसकी ऊंचाई कितना है, 7756 मीटर है। उसके बाद फिर पटकाई बूम, ये पटकाई पहाड़ी या पटकाई बूम इसे बोला जाता है। इसके नीचे फिर आते हैं तब क्या, नागा हिल्स, मिजो हिल्स आता है। इसके बाद फिर बीच में जो है ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, जो कि इसी के चलते विश्व की सबसे अधिक बारिश यहाँ पे होता है। गारो खासी जयंतिया यहाँ पे ट्रायंगल के आकार के, मतलब कि इस टाइप से है ये, इस टाइप से। तो यहाँ पे जितने भी मानसून आती है यहाँ पे फंस जाती है और यहाँ पे बारिश करती है। इसी के कारण यहाँ पे बारिश होता है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक, इसे आप देख लेना मैप में या एटलस में और इसे याद कर लेना। उतना तो हम लोग नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट था बता दिए कैसे इसको पढ़ना है। होमवर्क ये सब याद करना और याद करना और पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, ये आप लोग का काम है। आप नहीं पढ़ते हो तो ये आप लोग का गलती है। आपको तो सिर्फ हम लोग यही बोल सकते हैं कि आप एनसीईआरटी रेगुलर बेसिस पे, जैसे हम लोग अभी क्लास 9th का स्टार्ट किए तो क्लास 9th का आप साथ में जैसे लेक्चर देख लिए, उसके बाद फिर आप इसे पढ़ने का कोशिश करो, समझने का कोशिश करो। जहाँ पे समझ में नहीं आया फिर से दोबारा ये लेक्चर देख लिया करो। ठीक, अब देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है किसकी, हिमालय की 2400 किलोमीटर है। यानी कि ये इस टाइप का हिमालय इस तरह से है। यहाँ पे जो इसकी जो चौड़ाई होगा इधर अधिक होगा पश्चिम में और इधर पे कम हो जाएगा। देखो सेकंड में क्या है, इसकी जो पश्चिम में चौड़ाई होगी 400 और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। यहाँ पे इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि पूरब की तरफ जाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई होगी घटती जाएगी, लेकिन ऊंचाई में क्या आएगा, विविधता आएगा। इधर ऊंचाई अधिक देखने को मिलता है पूर्वी तरफ। ठीक, पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा पूर्वी हिमालय में ऊंचाई विविधता ज़्यादा। इधर जैसे जैसे आते हैं पूरब की तरफ आते हैं बढ़ते हैं तब इसकी ऊंचाई में निरंतरता मतलब कि वृद्धि हो। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक ऊंचाई है। मुख्य रूप से हिमालय 3 समानांतर पर्वत श्रृंखला में, महान हिमालय जिसे हिमालय बोला जाता है, लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय बोला जाता है, फिर शिवालिक हिमालय से मिलकर के बना हुआ। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटी के आधार पर। देखो नदी घाटी के आधार पे कितने भागों में बांटते हैं, मेनली 4 भाग में, लेकिन जो पश्चिमी जो भाग में है उसको भी हम लोग ऐड किया। कश्मीर या हिमाचल हिमालय को क्या, सिंधु व सतलुज नदी के बीच में ये है। इसको क्या बोलते हैं, कश्मीर या हिमाचल हिमालय। कहीं कहीं पे पंजाब हिमालय भी दिया है। कुमाऊं हिमालय ये सतलुज और काली नदी के बीच में है। फिर नेपाल हिमालय ये काली व तीस्ता नदी के बीच में। और अरुणाचल हिमालय या असम हिमालय इसे बोला जाता है। ठीक, ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। पूर्वी हिमालय क्या है, ये जिसे आकर के मूर्ति है दक्षिण की तरफ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर हिमालय। ठीक, देखो उत्तरी मैदान,
ये सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों से निक्षेपण से निर्मित हुआ। ये किसके किसके निक्षेपण से निर्माण हुआ? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से। इसमें क्या है? जलोढ़ मृदा पाया जाता है। क्षेत्रफल कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, ठीक। 2400 किलोमीटर लंबाई और 240 से 320 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। इसको भी इसकी भी चौड़ाई जो पश्चिम में अधिक है और पूरब की तरफ इसकी चौड़ाई क्या है? कम है। ये उपजाऊ मृदा है। क्यों उपजाऊ मृदा है? क्योंकि ये जलोढ़ मृदा है। यानी कि जलोढ़ मृदा क्या है? ये गाद द्वारा निर्मित है। जितने भी नदियाँ आती है और अपने साथ जो गाद लेकर के आती है उससे ये मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये क्या होगा? उपजाऊ अधिक होगा, अनुकूल जलवायु होगा, सिंचाई व्यवस्था इसमें अच्छा खासा है और सघन जनसंख्या वाला परिवहन और जाल होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ? उत्तरी भारत में। क्या ये उत्तरी मैदान में उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर मध्य प्रदेश का कुछ भाग, पूरा नहीं कुछ भाग आता है, पंजाब, हरियाणा, इसमें क्या है, या फिर पश्चिम बंगाल, ये क्या अधिक जनसंख्या वाला है। उत्तरी मैदान का भौगोलिक विभाजन क्या है? भौगोलिक विभाजन देखो, पहला क्या? भाबर प्रदेश, फिर तराई प्रदेश और खादर प्रदेश और भांगर या भांगर प्रदेश बोला जाता है। अब भाबर किसे बोला जाता है? भाबर प्रदेश किसे बोला जाता है? जो कि क्या मोटे मोटे चट्टानों या फिर मोटे मोटे कंकड़ों या जो द्वारा से होकर के नदियाँ जो निकलती है मोटे मोटे, यानी कि ये जैसे पहाड़ के मतलब कि जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उसके जस्ट निकट, यानी कि उसके फुटपाथ पे, जैसे यहाँ से नदियाँ निकल रही है, तो क्या होगी? यहाँ पे मोटे मोटे दाने, मतलब कि दाने के टाइप की मिट्टी रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगी? नदियाँ जो रहेगी क्या रहेगी? विलुप्त रहती है। जैसे ये भाबर प्रदेश से निकलती है तो क्या हो जाएगी? फिर से ये नदियाँ सतह पे आ जाती है। यानी कि कहानी देखो, यहाँ पे देख लेते हैं। भाबर प्रदेश में क्या है? मोटे कंकड़ पत्थर से बने होते हैं, पर्वतीय प्रदेश क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि पर्वत के फुटपाथ पे, यानी कि पर्वत के जस्ट नीचे में होता है। नदियाँ प्रायः लुप्त होती है, विलुप्त रहता है। शिवालिक क्षेत्र से दक्षिण में है। इसकी जो चौड़ाई है कितनी है? चौड़ी पट्टी है 816 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, ठीक। फिर आता है तराई प्रदेश क्या है? भाबर के दक्षिण में। भाबर से जैसे आगे बढ़ते हैं तब क्या कौन सा मिलता है? तराई प्रदेश मिलता है। ये नम बल दलदल, ये क्या होगा? दलदल वाला एरिया होगा। दलदल वाला एरिया क्यों रहेगा? देखो इसको समझने का कोशिश करते हैं कि जो नदियाँ ऊपर से जैसे पहाड़ों से निकलेगी तो सबसे पहले किस में आती है? मोटे कंकड़ पत्थर में। अब मोटे कंकड़ पत्थर में आकर के वो क्या करेगी? उससे टकराएगी तो छोटे छोटे उसके जो दाने होंगे उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी। जब तोड़ते हुए आगे बढ़ेगी तो अपने साथ जो गाद लाती है सबसे पहले निक्षेप कहाँ करेगी? तराई प्रदेश में। तो तराई प्रदेश में करेगा तो वो क्या होगा? दलदल टाइप का रहेगा और नम रहेगा, ठीक। यहाँ पे नदियाँ क्या आ जाएगी? फिर पुनः सतह पे आ जाती है। ये यहाँ पे घना जंगल पाया जाएगा। दूसरी खादर क्या होता है? ये अधिक उपजाऊ वाला मिट्टी होता है, अधिक उपजाऊ। क्यों? क्योंकि जो अपने साथ जो गाद लाता है या फिर बाढ़ से नई मिट्टी का ला करके जो निक्षेप करता है उसी को क्या बोलते हैं? खादर प्रदेश। जहाँ प्रति वर्ष नदियों द्वारा नए निक्षेपों द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है, जैसे बाढ़ वाले मैदान में। जैसे क्या? बिहार, उत्तरी बिहार में कोसी नदी से जितने भी नए मृदा लाते हैं उसी को क्या अधिक वहाँ पे पाया जाता है, वो खादर प्रदेश होता है। फिर भांगर या बांगर प्रदेश क्या है? पुराने जलोढ़ मैदान को भांगर प्रदेश बोला जाता है। मृदा में चूनेदार निक्षेप पाया जाता होता है, ठीक। तो ये मेंस में ये पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग ध्यान देना और इसे याद करने का कोशिश करना, समझने का कोशिश करना, ठीक। उत्तरी मैदान प्रदेशीय विभाजन। उत्तरी मैदान में तीन भागों में बांटा गया है। कहाँ? सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ को, और दूसरे के गंगा यमुना के और सहायक नदियों का, और तीसरा क्या है? ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों। देखो यहाँ पे मैप डाले हुए, इसमें समझने का कोशिश करते हैं मैप को द्वारा। देखो मैप में क्या, ये सब क्या है? ये जास्कर है, लद्दाख है, ये ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिक है। इसके बाद फिर आता है क्या? उत्तरी मैदान। हिमालय के जैसे नीचे आते हैं तो उत्तरी मैदान मिलता है। फिर दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप मिलता है। उसके बाद फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान आता है। तटीय मैदान दोनों साइड, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। फिर आता है मरुस्थलीय, फिर ये तटीय मैदान और फिर द्वीप समूह। इसमें हम लोग देखो बहुत सारा इसमें डाले हुए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा। यहाँ पे क्या है? महेंद्रगिरी जो कहाँ है? उड़ीसा में है। महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा में। कोरोमंडल तट है, पूर्वी घाट है ये। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ के क्या करता है? नीलगिरी पहाड़ी क्या करता है? ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी है, ठीक। मालाबार तट है नीचे, पश्चिमी घाट है। कोकण तट कहाँ पे है? गिर द्रोणी कहाँ पे? अरावली कहाँ पे है? ये मैप में आपको मतलब कि
मैप के माध्यम से आप लोग को आना चाहिए। मालाबार पठार कहाँ पे है, और ये महादेव पहाड़ियाँ कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे, ये सब सारा जानकारी आप लोग को होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे आते हैं प्रदीपीय पठार में। ये पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित सेल से निर्मित है। प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का भाग है। हम लोग ऊपर में ही समझ चुके हैं कि क्यों, तो क्या है, प्राचीनतम गोंडवाना भूमि का भाग है। ये दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी क्रिया काली मृदा, यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया से देखो ये लोग फिर उसमें देखो नहीं बता पाए थे, इसे फिर से समझने का कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए क्या, अफ्रीका हो गया, यहाँ पे इंडियन प्लेट होता है। तो यहाँ पे था क्या, एक रीयूनियन द्वीप है जो कि क्या है, हॉट स्पॉट है। यहाँ पे जो निरंतर ज्वालामुखी निकलते रहता है। यहाँ पे जब इंडियन प्लेट जो उत्तर पूर्व की तरफ खिसक रहा था, तो पहले क्या आया था, इस पे आया था क्या, मैग्मा जब आया था, तो पहले क्या आया था, इस पे अयस्कों का निक्षेपण हुआ था, अयस्क का आया। इसीलिए जो इस एरिया में यानी कि गुजरात, कर्नाटका, कुछ एरिया, महाराष्ट्र में उतना नहीं, गुजरात, कर्नाटका, गोवा और फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में क्या आया था, लौह अयस्क का भरपूर मात्रा में निक्षेप आया था, मतलब कि वहाँ पे मिला था, गिरा था, निकला था। उसके बाद फिर से जब दोबारा फिर खिसक रहा था, तब क्या आया था, फिर से यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया हुई थी और ज्वालामुखी की मतलब निक्षेपण हुआ था। और क्या आया था, फिर से ये आया था, तब क्या हो गया, काली मृदा, मतलब कि काली मृदा आग्नेय मतलब कि क्रिस्टली, पुरानी क्रिस्टली मतलब कि आया था और कहाँ में गिरा था, वो महाराष्ट्र के कुछ भागों में गिरा था, इसलिए वहाँ पे क्या, काली मृदा का निर्माण हुआ। ठीक, आई होप इसे समझ गया होगा। दो मुख्य भाग है इसका, मध्य उच्च भूमि व दक्कन पठार का। ठीक, नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार और नदियाँ कहाँ कौन कौन सा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये नर्मदा नदी के उत्तर में। ये दक्कन पठार क्या है, त्रिभुजाकार पठार है। हम लोग पहले देखे थे, समझ चुके थे क्या ये त्रिभुजाकार पठार है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में ये सतपुड़ा, महादेव, कैमूर, मैकाले व पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, मौजूद है। दक्षिण के पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका विस्तार पूर्व में मेघालय व करवी एंग्लो पठार तक है। पूर्व में मेघालय, जो करवी एंग्लो पठार है मेघालय में, वहाँ तक का ये क्या है, विस्तृत है। अब देखो एक दूसरी बात यहाँ पे क्या समझने वाली बात है कि देखो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। एक तो पूछे जाते हैं कि क्या, 2-3 शहर दे दिया, अलग अलग शहर दे दिया। जैसे एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सा दिल्ली के देशांतर पर स्थित है, तो एक बंगलौर जो था, बंगलौर का था वो आंसर होता। और दूसरी चीज़ दे देगा क्या, ढाल के हिसाब से, यानी कि बढ़ते हुए मतलब ढाल के हिसाब से 4 शहर का नाम दे देगा, ढाल के हिसाब से बताइए। जैसे दे देगा हैदराबाद, दे देगा हैदराबाद, देगा मुंबई, दे देगा हैदराबाद, मुंबई और 2-3 शहर दे देगा, बंगलौर दे देगा, या फिर बंगलौर दे देगा, अमरावती दे देगा। ये बोलेगा क्या, इसको क्रमबद्ध सजाइए। तो सबसे ऊपर, सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, सबसे पश्चिम में मुंबई हो जाएगा, उसके बाद फिर बंगलौर हो जाएगा, उसके बाद हैदराबाद हो जाएगा और फिर अमरावती। ये हम कैसे हम बता चुके हैं कि क्यों, देखो नदी किधर से बह रही है, पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही है। तो नदी पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही है, तो सबसे पश्चिम में कौन सा शहर है, तो सबसे पश्चिम में है मुंबई है, उसके बाद फिर क्या है, बंगलौर है, उसके बाद फिर क्या हैदराबाद है, उसके बाद फिर क्या अमरावती है। तो इससे हम आसानी से मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो इसको हम आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ये आप मैप के माध्यम से ही आप समझ सकते हो। तो मैप पे फोकस रखो, पीटी में प्लस मेंस में दोनों में ये क्या फ़ायदेमंद होता है। ठीक, पश्चिमी व पूर्वी घाट के बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है 900 से 1600 मीटर ऊंचाई है और विस्तार जो है क्या है, सतत दीवार की भांति। ये क्या है, दीवार की भांति स्थित है, एक दीवार की तरह। ये पर्वतीय वर्षा यहाँ पे होती है, जैसे क्या, ये जैसे यहाँ पे बना हुआ, ये क्या है, पश्चिमी घाटी है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आती है तो क्या होगा, ये इससे टकरा करके यहाँ पे इस साइड में बारिश होगी, लेकिन इस साइड में बारिश नहीं होती। तो क्या होगा, यानी कि पर्वतीय यहाँ पे बारिश होती है। ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पे क्या होती है, बढ़ती जाती है, निरंतर बढ़ती जाती है। क्वेश्चन देखो ऐसा पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी कि
की ऊंचाई, मतलब कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है किधर की, मतलब कि किधर से किधर जाने पे बढ़ती है। तो पश्चिम से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पे क्या होगा, इसकी ऊंचाई जो होगा क्रमशः बढ़ते जाएगा। देखो इसकी सबसे प्रमुख चोटी कौन सा, अन्नामुड़ी है जो 2695 मीटर है, वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। ठीक, उसके बाद फिर दूसरे नंबर में आता है डोडा बेटा, 2633 मीटर है। ठीक, अब पूर्वी घाट में क्या है, इसकी ऊंचाई क्या 600 मीटर है, औसतन ऊंचाई है। अपर्दन के कारण क्या है, कटाव है, यानी कि ये क्या है, टूटा फूटा है ये इस तरफ से। क्यों, क्योंकि निरंतर जो नदियां हैं क्या आ रही, पूर्व पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही, तो पूरब की तरफ आ रही तो इसको क्या काट रही, यानी कि काट रही, यानी कि अपर्दन करते जा रही, निरंतर अपर्दन करते जा रही। तो क्या हो रहा है, ये इसकी जो ऊंचाई क्या हो रहा है, यानी कि ऊंचाई भी घट रहा है और ये कट के मतलब कि छोटा होते जा रहा है। ठीक, और सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सा है, महेंद्रगिरी है, जो कहाँ पे है, महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में। हाँ देखो ये क्वेश्चन होमवर्क रह गया, होमवर्क है आप लोग का। थाल घाट कौन कौन से दो पर्वतों को मिल करके बना है, यानी कि जोड़ती है थाल घाट या फिर अलग करती है भोर घाट और पाल घाट और सेन कोटा दरा, किसको किसको अलग करती है। और दूसरी दूसरी की क्या है कि किन दो नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है। थाल घाट किन दो राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है, भोर घाट कौन राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है, पाल घाट कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है, और सरकोटदा कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है। ये होमवर्क आप लोग का रह गया, इसे आप कर लेना। जब तक देखो, जब तक नहीं करोगे साथ साथ में तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ तो वीडियो देखने से याद नहीं होगा। और सारी चीज़ हम लोग नहीं बताते हैं, सिर्फ जैसे कि क्या ये हम लोग तो बता दिए कि क्या थाल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है, पाल घाट कहाँ है, सरकोटदा कहाँ है, सेनकोटा कहाँ है, ये हम लोग तो बता दिए। अब ये किन किन दो नेशनल हाईवे को जोड़ती है या किन किन दो पहाड़ियों को अलग करती है, ये पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है, ये आप लोग का होमवर्क है। ये तो हमें पता है, लेकिन सारा मैं जब बता ही दूंगा तो आप लोग नहीं करोगे, इसीलिए आप लोग करो। आप लोग मैप देखो, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ में मैप देखो, एनसीईआरटी बुक देखो, और आप खुद से मैप बनाने का कोशिश करो और इसे याद करो, ताकि पीटी और मेंस में अच्छे मार्क्स आ जाए। देखो आप लोग का रिजल्ट होगा तो सिर्फ आप ही लोग को नहीं, हमें भी बहुत खुशी होगा, हमें भी बहुत गर्व होगा। ठीक, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्या निरंतर साथ साथ में जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, उसी तरह से आप लोग भी क्या करो। देखो अब आगे बढ़ते हैं। अरावली के पश्चिम में क्या वृष्टि छाया प्रदेश है। अरावली के पश्चिम में वृष्टि छाया प्रदेश क्यों है, ये वर्षा यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे मरुस्थल के बारे में, भारतीय मरुस्थल के बारे में पढ़ना है। तो अरावली के पश्चिम में क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। देखो अरावली कहाँ है, देखो मैप बनाने का कोशिश करते हैं। देखो ये क्या था, ये मरुस्थल है, ये मरुस्थल वाला भाग है। अरावली कहाँ है, इस टाइप से इधर है, इतना लंबा नहीं है, देखिए यहाँ पे अरावली है। ठीक, अरावली है। तब ये भारतीय जो मानसून जो आती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आती है, वो क्या, ये एक तो इधर से जाकर के चले जाती है इधर, तब यहाँ पे इसको रोकने वाला नहीं है। और जो ये पूर्वी मानसून आती है, पूर्वी मानसून आती है, उत्तरी पूर्वी जो मानसून आती है यहाँ पे आकर के टकराती है, तो बारिश जो होता है इस साइड में होता है। और मरुस्थल जो है क्या अरावली के पश्चिम में, तो क्या वृष्टि छाया प्रदेश में, तो इसलिए बारिश यहाँ पे नहीं होता। और यहाँ पे तापमान भी यानी कि कर्क रेखा से नज़दीक में, कर्क रेखा के नज़दीक में यहाँ पे तापमान भी अधिक होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होता है, इसलिए क्या ये मरुस्थल बनने का ये कारण है, रीजन यही कारण है। ठीक, आई होप इसे समझ गया होगा। वर्षा यहाँ क्या कितना होता है 15 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। नदियाँ कौन सी, सिर्फ लूनी नदी है। बरखान या बरकान आर्द्र चंद्राकार बालू के टीले का लंबवत विस्तार होता है। देखो तटीय मैदान के बारे में देखते हैं। देखो अब ये भी आगे, इसे भी आप करना है कि मालाबार तट कहाँ पे है, किस राज्य में है। इसे तो आप नहीं समझ सकते हो कि किस राज्य में, कोंकण तट किस राज्य में, गुजरात का मैदान, ये तो बता सकते हो। उत्तरी सरकार क्या है, कहाँ पे है, और कोरोमंडल कहाँ पे, ये सब आपका होमवर्क रहा, इसे आप लोग करना। अब छठा रहा द्वीप समूह। द्वीप समूह देखो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, मेनली दो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार जो है क्या है, ये पर्वतीय श्रृंखलाओं व सागरीय विस्तार है। देखो ये कैसे, ये जो पूर्वी जो हिमालय जो आया है,
हिमालय जो इस तरह से आया है, उसके बाद फिर दक्षिण में मुड़ा जो कि नागा हिल्स और मिजो हिल्स है, वहीं पे आकर के फिर से कहाँ आ गया, आके फिर निकला है कहाँ पे, कहाँ पे निकला है आकर के, तब ये आकर के निकला है कहाँ, अंडमान के पास, अंडमान के पास निकला है। कुछ कुछ द्वीप यहाँ पे ये प्रवाल द्वीप भी है, लेकिन कुछ कुछ जो है क्या पर्वतीय श्रृंखला भी यहाँ पे द्वीप है। ठीक, यहाँ पे उच्च जैविक विविधता पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। तो बैरन द्वीप एक नाम है, बैरन द्वीप एक जो द्वीप है बैरन द्वीप, वो क्या है, सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार में है। ठीक, और दूसरी क्या है, दूसरी चीज़ एक देखना कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, सैंडल पीक है। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, ये लगभग 600 मीटर, 600 मीटर, हाँ 600 मीटर ही इसकी ऊंचाई है। देखो लक्षद्वीप के बारे में, ये क्या है, प्रवाल भित्ति से निर्माण है। अब प्रवाल भित्ति क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एक जीव होते हैं और चूना, जब जीव मर जाते हैं तो वो आकर के समुद्र के ऊपर में जमा हो जाते हैं और चूना के द्वारा से ये द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक, ये पिटली द्वीप मनुष्य रहित पक्षी अभ्यारण्य है। ये क्या है, पिटली द्वीप जो है क्या मनुष्य रहित है, यह पक्षी अभ्यारण्य द्वीप है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान देना। तो हमारा जो एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड जो है वो समाप्त हो गया। आई होप इसे अच्छे से समझे होंगे। जो भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और आप भी मेरे साथ निरंतर वो जो एनसीईआरटी है उसे पढ़ा करो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि देखो यार हिंदी माध्यम में क्या है कि कंटेंट की कमी है। हिंदी माध्यम के मतलब कि बहुत कम मिलता है कंटेंट, और हम लोग क्या है फ्री में यहाँ इसको मतलब कि स्टार्ट किए हुए हैं और इस पर अच्छा खासा हम लोग टाइम दे रहे हैं। तो आप इसे शेयर किया करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोलो, और वीडियो को लाइक करो। और टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप बस जुड़ो, क्योंकि वहाँ पे सारा PDF हम लोग शेयर करते हैं, और डेली द हिंदू का जो मेन टू द पॉइंट है उसे हम नोट डाउन करके डाला करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी IAS विद वर्मा जी। थैंक यू वेरी मच।